हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपके कक्षा 12 के अध्याय ईंटें, मणके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ईंटें, मणके और अस्थियाँ ये क्या है, और फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज कहाँ से हुई, उसका उत्खनन करता कौन थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके इस टॉपिक में सबसे पहला शब्द आता है संस्कृति। और संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है वो आपको ध्यान देना है कि पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के समूह, पेंसिल लेता हूँ। संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। मतलब कोई ऐसा शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्य एक साथ या एक विशेष काल में, यानी या तो एक साथ पाए जाते हैं या एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में पाए जाते हैं, उसको कहेंगे अपन संस्कृति। अपनी सामान्य भाषा में बात करें तो संस्कृति का मतलब जो रहन सहन है, उनका खान पान किस प्रकार से था, वो हो जाएगा संस्कृति। फिर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपको एग्ज़ाम में अगर आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ के जाते हो और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम ही है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे पे पाई गई, इसलिए इसका नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन पहले इसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। अब पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत की पहली सभ्यता कौन सी है, तो वो हड़प्पा सभ्यता है। ये संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई। कहाँ पे खोजी गई? हड़प्पा नामक स्थान पर, इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लो एक नदी है, इसका नाम है रावी नदी। यहाँ पे एक जगह पड़ती है कराची। कौन सी? कराची। तो यहाँ पे क्या है, उत्खनन का कार्य हो रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और यहाँ से कुछ अवशेष मिले थे, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहाँ पे एक अंग्रेज आता है जो सेल्स मशीन करके, और उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे आगे खुदाई होती गई तो वहाँ पे कुछ टिब्बे निकले, और टिब्बे निकलने के बाद में और खुदाई हुई, और फिर वो टिब्बे निकलने के बाद में उस सभ्यता के अंदर कोई हड्डियाँ भी मिली, छोटे बच्चों की खोपड़ियाँ भी मिली, इसलिए इस सभ्यता का नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। इसलिए उसी नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, अभी जैसे ये पहले तो ये अपने भारत में आती थी, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में आती है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी पंजाब के साइड में मोंटगोमरी एक ज़िला है। जिले की रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो ये सभ्यता किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में फैली हुई थी। तो इस सभ्यता का विस्तार जो है प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था। इतने बड़े क्षेत्र में ये फैली हुई थी, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में, जो अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। अब ये इतने क्षेत्र में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति और सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु का दूसरा नाम सरस्वती नदी, यानी कि सिंधु नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसके बाद है सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर 2467 अभिलेख और अभिलिखित सबूत मिले। अभिलेख का मतलब कुछ लिखा हुआ मिला है, और अभिलिखित सबूत मिले जिनकी संख्या अब 3000 के आसपास हो गई है। जो कालांतर में जो पहले कितनी थी, 2467, और अब हो गई है 3000 के आसपास। हड़प्पा संस्कृति काल, सिंधु घाटी का काल निर्धारण। तो हड़प्पा संस्कृति का काल जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। ये एक नंबर का सवाल आएगा। यहाँ पे अलग अलग संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण है। हड़प्पा संस्कृति के भाग व चरण। आरंभिक
हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, BC जिसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। इसके बाद है AD एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी जन्म का वर्ष। BP बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी और राकल दास बनर्जी द्वारा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। एक अंग्रेज था जिसका नाम था सर जॉन मार्शल, उसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 से 22 में। और इसकी जो खोज करता थे वो थे दयाराम साहनी और राकल दास बनर्जी। राकल दास बनर्जी का मोहनजोदड़ो में नाम आता है, तो इसका मेन जो नाम है वो दयाराम साहनी है। और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सर जॉन मार्शल। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इससे खंडर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंट उखाड़कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। मतलब वहाँ से कुछ ईंटें मिली और उन ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया, लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यह कोई सभ्यता थी। सभ्यता का मतलब एक ऐसी दुनिया जो अपने से भी पहले यहाँ पे रही थी, उसको कहते हैं सभ्यता। और सभ्यता जब मिलती है तो सभ्यता का कोई ना कोई नाम तो देना पड़ता है, तो उस सभ्यता का नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। उस समय जॉन वर्टन और विलियम वर्टन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया। यानी कि वहाँ पे एक सर जॉन वर्टन था और विलियम वर्टन, दोनों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण सभ्यता, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई सभ्यता है और इसकी खुदाई की जाए, लेकिन लोगों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और नहीं उत्खनन किया। 1920 से 21 में माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का किया गया उत्खनन। और माधवराम स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया? 1920 से 21 में। फिर 1920 में राकल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। राकल दास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला, या सिंध का बाग भी कहते हैं, या सिंध का नकल स्थान। तो ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में देखना है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, मुर्दों का टीला भी कहते हैं, प्रेतों का टीला भी कहते हैं, और सिंध का बाग भी कहते हैं, और सिंध का नकलन स्थान भी कहते हैं। इन दोनों उत्खनन के बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इस सिंधु सभ्यता का नाम दिया, यानी इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। पहले तो उसको हड़प्पा कहा जाता था और दूसरी जो सभ्यता थी मोहनजोदड़ो, और फिर दोनों सभ्यता का नाम दे दिया उसने सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। ये इलाका उपजाऊ था। हड़प्पावासी यहाँ पर क्या करते थे? खेती किया करते थे, इसलिए इसका नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। अब है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। लिपि का मतलब ये होता है कि वो लिखते किस प्रकार से थे। जैसे अपन यहाँ से लिखते अपन जो है लिखते लिखते इस प्रकार जाते हैं, और ये जो लिखते लिखते दाई से बाई ओर आते थे। तो उनकी जो लिपि थी वो दाई से बाई ओर थी, जो अपने को समझ में नहीं आती थी। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेंडेल ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा ने किया और गणपत सिंह धानिया राजाराम ने की थी, लेकिन अभी तक सिंधु लिपि का प्रमाणित रूप नहीं पढ़ा जा सकता। लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में है। तो धोलावीरा से मिले, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना गया है।
सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि लिपि नहीं, वहाँ पे कुछ चित्र बने हुए थे इस प्रकार से, जैसे ये चित्र बना है तो वो सिर्फ भाव व्यक्त करते थे। इस प्रकार से उनके चित्र टाइप में उनकी लिपि थी। इस चीज़ को कहते हैं चित्रात्मक लिपि। तो सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक यानी भाव को प्रकट करती है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसलिए उसे बुस्ट्रोफेदन कहा गया है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है सेलकड़ी प्रस्तर, यानी कि एक सेलकड़ी पत्थर होता था एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार के मोहरे, जिनमें आयताकार और वर्गाकार, यानी कि वहाँ पर कुछ बाट भी मिले। बाट का मतलब कोई मोहरे मिली है, ठीक है। तो जो मोहरे है वो सेलकड़ी पत्थर से बनी हुई है, सेलकड़ी प्रस्तर से, और वो मोहरे जो है वो आयताकार है और वर्गाकार है, वर्ग की आकृति की। आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरे लोथल से मिली है। यानी संगमरमर की, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि संगमरमर की मोहरे निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई? तो लोथल भी गुजरात में है, और जो फारस की बनी हुई है, और 5 बेलनाकार मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है। ये भी आपको ध्यान देना है। अभी है सिंधु सभ्यता के निर्माता किसे कहेंगे? तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थिपंजर मिले हैं, जिसका पहला है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलियन। इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे ही उनका संस्थापक द्रविड़ को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इसकी PDF की लिंक है वो मैं अपने YouTube चैनल के बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब होता है कि कांस्य की सामग्री मिली है, कांस्य की सूढ़ियाँ दूसरी मिली है, इस प्रकार से इसको कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता, पहली विशेषता है कांस्य युगीन सभ्यता। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति की प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। व्यापार व वाणिज्य गतिविधियों में महत्व, जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, उत्खनन में न तो हथियार औजार न ही रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल कवच, यानी जीवन के प्रति शांतिवादी, यानी कि वो वहाँ के जो लोग थे वो जीवन के प्रति शांतिवादी थे। उन्होंने उत्खनन में न तो हथियारों का प्रयोग किया न औजारों का, वो रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल कवच आदि। जीवन के प्रति समशिष्टवादी दृष्टिकोण था उनका। उनकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार है, ऐसा लगता है कि वो एक साथ में नहाते थे। धोलावीरा तथा जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, धोलावीरा से एक बहुत बड़ा स्टेडियम प्राप्त हुआ है। जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन, जूनीकरण एक स्थान है और मोहनजोदड़ो वहाँ से सभा भवन भी मिला है। सैंधववासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। एक सैंधववासी जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। वो तांबा तो वहाँ पे बहुत मिला है, लेकिन लोहे को वो नहीं जानते थे। उल्लेखनीय है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एंटा जिला अतरंजी खेड़ा से मिला है, जिसका समय 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया। सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत, एक तो उनका आवास मिला है, मृद भांड, आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के। अब है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो ये देखो, हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में जो पाकिस्तान में और बाकी स्थल भारत में, जैसे नागेश्वर जो है वर्तमान में गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, सनु उधड़ो ये पाकिस्तान में है। यहाँ पे लिपस्टिक के आभूषण मिले, लिपस्टिक, वहाँ की जो महिलाएं थी वो लिपस्टिक यानी कि लिपस्टिक के शौकीन थी। और कोट दीजी जो पाकिस्तान में है, जो पहले भारत में था, धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में है, बनावली हरियाणा में है और राखीगढ़ी भी हरियाणा में।
हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला, नगर का निर्माण अच्छा था, भवन निर्माण भी मिले हैं, सार्वजनिक भवन थे, विशाल स्नानागार, अन्न के भंडार यानी कि अन्न को रखने के लिए भंडार बने हुए थे, जल निकास प्रणाली यानी कि फसलों को पकाने के लिए बांध का निर्माण, नाड़ी दूसरी यानी जल निकासी प्रणाली भी बहुत अच्छी प्रकार से हमको मिली है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और बस्तियाँ, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार से थी और वहाँ की बस्तियाँ किस प्रकार से थी उसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ दो भागों में विभाजित थी, एक तो थी दुर्ग और था एक निचला शहर। दुर्ग एक कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी, दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। दुर्ग का प्रयोग यानी ये कच्ची ईंटों के चबूतरे से बना हुआ था और दुर्ग के दीवारों को चारों ओर से घेरा हुआ था, चारों ओर दीवारें थी और दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। और जो निचला शहर होता था, एक तो ये पहाड़ी इलाका होता था ढलान वाला और एक होता था निचला शहर। तो निचला शहर जो है वह आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था, इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। तो ये निचला शहर होता था। इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे धनवान और अमीर लोग दुर्ग में रहते थे और जो निर्धन लोग थे वो निचले शहर में रहते थे। अब ये हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता है जिसको अपन कल पढ़ेंगे। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में और भी है जो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।